दिस इज प्रियम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जनरल स्टडी। तो आज हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहला भाग आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है तो इंग्लिश में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। किसको ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को। फिर किसको ढूंढेंगे? वर्ब को। फिर किसको ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट को। इसी पे पूरी इंग्लिश टिकी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर वर्ब को ढूंढना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं। सब्जेक्ट को मैंने यस से दिखाया है, वर्ब को मैंने वी से दिखाया है, ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से दिखाया है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम क्या कर रहा हूँ। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट। तो पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तुम जा रहे हो, जा कौन रहा है? तुम। काम कौन कर रहा है? तुम। वो हो गया सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा केवल यही काफ़ी नहीं है कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा जिसकी विशेषता को बताई जाती है, जिसकी विशेषता को बताई जाती है वो भी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जैसे मैं आपको समझाऊं, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिया उदाहरण कि मैं काला हूँ, तो यहाँ पर काला क्या हो गया? एडजेक्टिव। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? मेरी बताई जा रही है। माने मैं क्या हो गया? काला हूँ। तो ये मैं मेरी विशेषता को बताई जा रही है, तो इसीलिए ये जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा जो काम करता है वो सब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जिसकी विशेषता को बताया जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब याद रखिएगा वर्ब किसे कहते हैं उसको भी जानना जरूरी है कि जिस पर काम होता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक, तो बनाने का काम किस में होता है? मोबाइल में। तो काम किस में हो रहा है? मोबाइल में, यानी मोबाइल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैं रोहन को मारता हूँ, तो मैं मारने का काम कर रहा हूँ, माने मैं हो गया सब्जेक्ट। मारने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। जो काम होता है वो वर्ब होता है, जो एक्शन होती है वो वर्ब हो जाती है। अब याद रखो मैं रोहन को मारता हूँ, मैं किसको मारता हूँ? रोहन को। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के, ऑब्जेक्ट याद रखिएगा ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट होता है और एक तो होता है डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछ दे कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे तुरंत इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वे ऑब्जेक्ट होता है जो किसी व्यक्ति को बताता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति को बताएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी इनडायरेक्ट की ऑब्जेक्ट की पहचान किसका, किसकी, किसके, किसको, किसब, इससे अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहाँ, क्यों, तो याद रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो वस्तु को बताएगा या तो स्थान को बताएगा। ठीक, या तो किसी वस्तु को बताएगा या तो किसी स्थान को बताएगा। माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु और स्थान को बताता है, एनिमल और प्लेस को बताता है, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल पर्सन को बताता है। ठीक, तो जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें क्या हो गया? आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तो यहां पर आई गो टू मार्केट, तो मार्केट क्या हो गया? माने मैं काम कर रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, और ये वर्ब, और फिर ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और हमने पढ़ भी लिया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब आगे चलेंगे तो ये भी जानना जरूरी है कि इसको पहचाने कैसे। तो जैसे अभी मैं बोलूं मैं रोहन को बाजार में मारता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें क्या करिए? सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो अगर आप आसानी से सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं कि मैं रोहन को बाजार में मारता हूं, माने मैं काम कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। मारने का काम हो रहा है, मारता हूं यानी मारने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन कौन है? तो रोहन भी ऑब्जेक्ट है और बाजार भी ऑब्जेक्ट है। और तुरंत याद रखिए कि व्यक्ति को कौन बताता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी रोहन क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाजार क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको बनाऊं तो किसको पहले रखूं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को? शर्त ये होगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं।
माने सबसे पहले कौन ऑब्जेक्ट रखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कौन रखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे हम तो बनाएंगे आई बीट, ठीक, तो यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, मारने का काम हो रहा है, यानी ये वर्ब है आई बीट। अभी किसको मार रहे हो, रोहन को, यानी ऑब्जेक्ट है, ये जगह तो ऑब्जेक्ट का है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह दो लोग आ गए हैं, तो पहले किसको रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी रोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्यक्ति को दिखा रहा है, तो इसलिए आई बीट रोहन, आई बीट रोहन इन, आई बीट रोहन, आई बीट रोहन, मैं रोहन को बाजार में मारता हूं, आई बीट रोहन, आई बीट रोहन इन द मार्केट, आई बीट रोहन इन द मार्केट, सिंपल। तो ये हो गया हमारा। तो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा, और जो काम होता है वो वर्ब होता है। अब आपको समझा दूं, अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, और थोड़ा ये इंटरेस्टिंग तरीका है, ठीक, कि मैं अपना सर फोड़ता हूं, देखो मैं अपना सर फोड़ता हूं माने मैं काम कर रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अपना सिर फोड़ता हूं माने अपने सिर को मैं क्या कर रहा हूं, फोड़ कर रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं, फोड़ने का काम किस पे कर रहा हूं, सिर पे, तो ये सिर हो गया ऑब्जेक्ट, और काम क्या किया हूं, फोड़ने का, तो ये हो गया वर्ब। तो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आ गई होगी। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आ गई तो बधाई हो, आपने इंग्लिश का 25% कवर कर लिया, क्योंकि इंग्लिश इसी पे डिपेंड है, ठीक। तो अब इसी में समझिएगा, अब मैं आपको सेंटेंस में लेकर चलता हूं, और वो सेंटेंस में सबसे इजी सेंटेंस के बारे में मैं बताता हूं आपको। वो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है, इससे आसान कोई सेंटेंस ही नहीं है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहले हमको वर्ब रखना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, माने हमको सब्जेक्ट रखना ही नहीं है। ऐसा मत कह दीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा हुआ होता है, ठीक। अगर कोई पूछे इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो आप कीजिएगा ऐसा नहीं होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वो यू होता है जो कि छुपा हुआ होता है, ठीक। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा हुआ होता है, माने इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपको वर्ब रखना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, ऐसे, ठीक। और अगर मैं आपको डीजीएस का एक ट्रिक दे दूं, आप डीजीएस का ट्रिक याद रखिएगा। डीजीएस का ट्रिक ये है कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, आपको हिंदी वाक्य के अंत में, किसी शब्द के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिख जाएगा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, माने अगर आपको ए की मात्रा दिख जाएगी या ओ की मात्रा दिख जाएगी, ठीक, दिखती है, दिखती है, तो ये किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ऐसे बताएंगे कि जिस वाक्य में सलाह, प्रस्ताव, सुझाव आदि जैसे भावों का बोध होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। माने जिस वाक्यों में सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, ठीक, सलाह को कहते हैं सजेस्ट और एडवाइस एंड प्रपोजल, इन जैसे भावों का अगर आपको बोध होगा तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन इस तरह आप याद कैसे करेंगे, नहीं याद कर पाएंगे। तो मेरा तरीका याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में ए या ओ की मात्रा दिखती है, अगर आपको दिख गई तो आप तुरंत उसको इंपरेटिव सेंटेंस में बनाइएगा। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो मैं बता देता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे पढ़ना है, इसको छोड़िए, ये दूसरा टेंस है, ठीक। जैसे मैं बोलूं, अगर आपको दिखेगा, ठीक, तो जैसे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, ये बहुत ही इजी है, दरवाजा बंद करो, ठीक, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक। ओ की मात्रा दिखिए क्या आपको हिंदी वाक्य के अंत में, इधर देखिए, इधर इसको देखिए कि ओ की मात्रा आपको दिख रही है क्या, अगर आपको दिख रही है तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यानी कि इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले बंद करना की अंग्रेजी, बंद करना की अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले वर्ब को रखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसमें दरवाजा बंद करो में एक्शन क्या है, बंद करने का एक्शन है, मानी वर्ब कौन है, बंद करना, तो बंद करना की अंग्रेजी हम जानते हैं क्लोज, ठीक। और उसके बाद क्या कर रहे हो, दरवाजा को बंद कर रहे हो, माने दरवाजा क्या है, नाउन, ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम किस पे कर रहे हैं, दरवाजे पर, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो क्लोज। अब यहां पर डोर लिख दोगे तो DOR लिख दोगे, और क्लोज ए डोर तो ये भी गलत हो जाएगा, और अगर एन लगा दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, यहां पर लगेगा दी। अब क्लोज दी डोर, दरवाजा बंद करो।
अब यहाँ पर द क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं कोई कह रहा है दरवाजा बंद करने को तो वो कोई निश्चित ही दरवाजा बंद करने को कहेगा, और निश्चित आर्टिकल द होता है, यानी द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और किसी डेफिनेट आर्टिकल को ही, किसी डेफिनेट नाउन को ही ये क्वालिफाई करेगा, इनडेफिनेट नाउन को नहीं। जैसे मैं बोलूंगा बोर्ड पर लिखो, टेक डाउन ऑन दी बोर्ड, टेक डाउन ऑन दी बोर्ड, लिखना की अंग्रेजी होता है टेक डाउन, तो टेक डाउन ऑन दी बोर्ड। ये लिख दूं कि टेक डाउन ए बोर्ड, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो किसी निश्चित ही नाउन पे लिखूंगा, माने किसी निश्चित ही बोर्ड पर लिखूंगा, हर बोर्ड पर नहीं लिख सकता। तो इसीलिए लिखने के लिए किसी निश्चित ही बोर्ड का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं दरवाजा बंद करूंगा तो अगर ऐसे ऐसे जाकर 10 दरवाजा बंद करूं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर देता है तो इशारा के साथ देता है, इसीलिए यहां पर द का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखो जैसे मैं बोलूं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये भी किसमें है, पढ़ाई करो। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पढ़ाई करो। अब यहां पर देखो करो, ओ की मात्रा दिख गई, ओ की मात्रा दिखी कि नहीं, मेरा याद रखो कि ओ हिंदी वाक्य के अंत में ए या ओ की मात्रा दिखती है, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी पढ़ाई करो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, और इसमें सबसे पहले किसको रखते हैं, वर्ब को। तो पहले देखो पढ़ाई करना एक एक्शन है और किस पे काम हो रहा है वो नहीं दिया है, तो यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो केवल इसीलिए इसको बोलते हैं स्टडी, पढ़ाई करो, स्टडी, सिंपल। और अगर इसको तीसरा मैं दे दूं आपको कि जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाई करो के सिवा मैं बोल दूं किताब पढ़ो, किताब, मैं बोल दूं किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, तो यहां पर देखो ओ की मात्रा दिखी कि नहीं, अब ओ की मात्रा दिखी, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो यानी हम बोलेंगे कि क्या पढ़ना है मुझे, किताब, काम किस पे करना है, किताब पे, यानी काम किस पे करना है, किताब पे। और मैंने पहले ही समझाया था जिस पर काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, माने किताब पर हम काम करेंगे तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। तो किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, और पढ़ना जो हो गया वो वर्ब हो गया, माने काम हो गया, एक्शन हो गया, तो ये पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसको सबसे पहले कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं, तो यहां पर रखेंगे स्टडी। अब याद रखो कि अगर कोई कह रहा है तुमसे तो कोई ऐरी वैरी किताब नहीं बोल रहा है, कोई निश्चित ही किताब पढ़ने को कह रहा होगा। अब कोई भी किताब नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए आप यहां पर ए बुक का प्रयोग मत कीजिएगा, यहां पर द बुक का प्रयोग करेगा कि स्टडी दी बुक, किताब पढ़ो, स्टडी दी बुक, स्टडी दी बुक, किसी निश्चित ही बुक को पढ़े, स्टडी ए बुक, एक किताब पढ़ो का सेंस होगा, बट यहाँ पर स्टडी दी बुक किसी निश्चित किताब को पढ़ने की बात हो रही है, यानी किताब पढ़ो। ठीक, याद रखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पहला टाइप था ये, जिसमें आपको वाक्य के अंत में अगर ओ की मात्रा दिखेगी तो आप इंपरेटिव सेंटेंस जान जाइएगा, ये मेरा दावा है। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखिएगा, जैसे मैं बोलूं ज्यादा मत लिखो, ज्यादा मत लिखो, ठीक, मत लिखो, ज्यादा मत लिखो। अब यहां पर याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, और निगेटिव के लिए मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं, सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करो, ठीक, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो, माने निगेटिव। और यहां पर मेरा पहला सेंटेंस क्या है, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा मत लिखो, ओ की मात्रा दिख गई, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा, और यहां पर निगेटिव स्ट्रक्चर हमको दे दिया डोंट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा मत लिखो, लिखना एक्शन है, यानी ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ज्यादा मत यानी ये ज्यादा मत माने काम है, यानी काम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया वर्ब, ये वर्ब कौन है, लिखना वर्ब है। ठीक, ज्यादा मत ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो डोंट, ठीक, और फिर उसके बाद मत की अंग्रेजी हो चुकी है, मत या न दिखता है आपको, मत या न, जैसे तुम पढ़ाई मत करो या तुम पढ़ाई न करो, तो यहां पर दोनों क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा निगेटिव स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले डोंट, फिर उसके बाद लिखना का टेक डाउन, मैं एक फ्रेज बता रहा हूं, टेक डाउन माने लिखना होता है, डोंट टेक डाउन। अब ज्यादा मत, तो डोंट टेक डाउन ओवर, यहां पर बोल दिया ओवर, डोंट टेक डाउन ओवर, ओवर का मतलब ज्यादा, तो डोंट टेक डाउन ओवर, ज्यादा मत लिखो, या ऐसे भी बोल सकते हैं मोर, तो डोंट टेक डाउन मोर या डोंट मोर टेक डाउन। ठीक, अगर मैं बोलूं डोंट मोर टेक डाउन तो ये क्या सही होगा, डोंट मोर टेक डाउन, तो ये भी सही होगा, स्पोकन में ये सही हो जाते हैं, लेकिन रिटन में गलती हो सकती है, बिकॉज कंपैरिजन किया जाएगा। तो देखो लिखने की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपैरिजन तो किया ही जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए किसी से कंपैरिजन की जाएगी तब आप मोर का प्रयोग कीजिएगा, और यहाँ पर किसी से कंपैरिजन नहीं की जा रही है, इसीलिए ज्यादा की अंग्रेजी हम ओवर लिखेंगे, तो डोंट टेक डाउन ओवर, डोंट टेक डाउन ओवर, ज्यादा मत लिखो। उसी तरह मैं बोलूं ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो,
मत बोलो। अब बताओ इसकी अंग्रेजी आप बताएंगे। बोलना एक, बोलो माने ओ की मात्रा, और बोलना एक एक्शन है, यानी ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ज्यादा मत, मत माने मत या न से स्टार्टिंग अगर हो जाए तो निगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव स्ट्रक्चर आपको यहां पर बताया हूं कि सबसे पहले डू नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। डू नॉट के बाद फिर उसके बाद वर्ब कौन है, बोलना, और बोलना का स्पीक, डोंट स्पीक। अब फिर उसके बाद और ज्यादा का होगा ओवर, डोंट स्पीक ओवर, डोंट ओवर स्पीक, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन यही सही होगा, अगर आप डोंट स्पीक ओवर कर रहे हैं तो भी सही हो जाएगा स्पोकन की दृष्टि से। लेकिन अगर रिटन की दृष्टि से मैं बात करूं तो डोंट ओवर स्पीक होता है, ठीक। डोंट ओवर स्पीक होता है, डोंट ओवर स्पीक, ज्यादा मत बोलो। और इसी तरह अगर मैं बोलूं तो टेक डाउन के आगे अगर डोंट ओवर टेक डाउन या डोंट मोर टेक डाउन, ये दोनों सही होगा, ठीक। रिटेन में सही हो जाएगा, एकदम 100% रिटेन में सही है। बट स्पोकन में ये गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन रिटेन में ये गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, डोंट ओवर टेक डाउन, ज्यादा मत लिखो, डोंट ओवर स्पीक, ज्यादा मत बोलो, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ज्यादा मत खेलो, डोंट ओवर प्ले, ज्यादा मत बाहर जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो, डोंट ओवर गो टू आउटसाइड। अब यहां पर आउटसाइड के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, तो डोंट ओवर गो आउटसाइड, डोंट ओवर गो आउटसाइड, ज्यादा बाहर मत जाओ, ठीक। तुम ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आ गई, यानी इंपरेटिव सेंटेंस पे। यू नहीं बोलना है, सीधा सिंपल, डोंट यूज ओवर फोन, डोंट यूज ओवर फोन, ज्यादा मत मोबाइल चलाओ, ज्यादा मत पढ़ाई करो, डोंट मोर स्टडी, डोंट ओवर स्टडी, दोनों सही है। मेरे साथ वीडियो बनाओ, मेरे साथ वीडियो बनाओ, ओ की मात्रा इंपरेटिव सेंटेंस में, माने तुम की बात हो रही है, यानी बनाने की बात हो रही है। मेक वीडियो विथ मी, मेक वीडियो विथ मी, विथ माने के साथ, मी माने मेरे, विथ मी, क्योंकि अगर वीडियो बनाओगे तो मेरे साथ काम करोगे, माने हम दोनों काम करेंगे क्या, लेकिन तुम ही काम करोगे, और उसका परिणाम किसके साथ, मेरे साथ। तो ये मैं ऑब्जेक्ट की बात हो रहा हूं, इसीलिए मी का प्रयोग। तो मेक वीडियो विथ मी, मेक वीडियोस विथ मी, मेक वीडियोस विथ मी, मेरे साथ वीडियो बनाओ, मेरे साथ अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश विथ मी, स्पीक इंग्लिश विथ मी, आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ओ की मात्रा, कीप ऑन, यहां पर कीप का प्रयोग होगा, कीप आगे बढ़ने के लिए हम लोग फॉरवर्डिंग, कीप फॉरवर्डिंग, कीप फॉरवर्डिंग, आगे बढ़ते रहो, कीप फॉरवर्डिंग, ठीक। फॉरवर्ड माने अनुसरण करना, आगे बढ़ना, ये होता है, ठीक है। भुला देना ये भी होता है। तुम्हें पढ़ाई करते रहना चाहिए, तो चाहिए से अगर आ जाता है तो शुड का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंपरेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे।